अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वजाहत दी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 निकाती गजा अमन मनसूबा पाकिस्तान के दस्तावेज नहीं और इसमें हमारी दी गई तजावीज़ शामिल नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक मनसूबे में इसराइली वज़ीर आज़म की फरमाइश पर तरामीम की गई हैं, जबकि कतर ने इसराइली अफवाज के इनखला पर मजीद बातचीत का मुतालबा किया है। कहा कि ट्रंप मनसूबे के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। हमास ने इसराइल के मुकम्मल इनखला, क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ और गैर मुसल्लह होने की शिक में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। साथ ही अमरीकी सदर ने कतर के लिए तारीखी सिक्योरिटी ज़मानत दी है। कतर पर किसी भी मुसल्लह हमले को अमरीका की सलामती के लिए खतरा तस्वुर किया जाएगा। सवाल यह है कि ट्रंप के 20 निकाती मनसूबे में इसराइली तरामीम और हमास की शराइत क्या असल मनसूबे पर अमल दरामद हो सकेगा? इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा और सिक्योरिटी एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आगाज़ करेंगे सलीम साफ़ी साहब गुफ्तगू का आपसे, क्या असल मंसूबे पर अमल दरामद हो सकेगा आपके ख्याल में? पहला सवाल तो ये है कि अभी जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि असल मंसूबा वो नहीं था और उनकी तजावीज़ को उसमें एकोमोडेट नहीं किया गया है, तो फिर सवाल ये है कि अभी मेरे ख्याल में वो जो मंसूबा है वो पूरी तरह सामने भी नहीं आया था कि पाकिस्तान की तरफ से उसको वेलकम किया गया है। तो जिस मंसूबे में पाकिस्तान की तजावीज़ शामिल नहीं हैं, पाकिस्तान के कंसर्न शामिल नहीं हैं, तो उसको वेलकम करने की ज़रूरत क्या थी। और दूसरा ये बात कल भी हमारे प्रोग्राम में यही रही थी कि ये तकरीबन ऐसा लगता है कि अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर फ़लस्तीन के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक का एक हल निकाल एक तजवीज़ पेश की है या एक लाएअमल पेश किया है। लेकिन उस लाएअमल का कल भी ये बात हुई थी कि हमास की तरफ से उसको तस्लीम करने का कोई ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आता। अभी तक जो भी प्रोसेस हुआ है उसमें हमास जो कि दूसरा फरीक है उसको शामिल नहीं किया गया था। अब हमास ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है और उस पे हमास को इस शक्ल में ये मंसूबा तो काबिल कबूल नहीं है। ये मंसूबा इस शक्ल में बहुत सारे इस्लामी ममालिक को भी काबिल कबूल नहीं होगा शायद। अभी जो ट्रंप के साथ जिन लोगों की मुलाकात हुई थी, हो सकता है उसमें वो इस्लामी ममालिक के सरबराहों ने कुछ तजावीज़ दी हो जो अब अगर इसहाक डार साहब की बात दुरुस्त हो तो उसमें शामिल नहीं किए गए हैं। लेकिन ये एक जिस तरह मैंने कल अर्ज़ किया था कि एक मुज़ाकराती अमल के लिए आगाज़ तो हो सकता है, लेकिन इस शक्ल में ये किसी भी सूरत वो हल नहीं है और न इससे मसला हल हो सकता है। अगर अमेरिका और इज़राइल इस मंसूबे में अरब ममालिक और ख़ुद हमास के मशवरे पे और हमास के मुतालबे पे कुछ तरामीम के लिए तैयार हो जाएं और वो इसके लिए उन्होंने ज़हन बना दिया हो, तो फिर तो मसले का हल हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका और इसराइल इस मंसूबे को इसी शक्ल में नाफिज करने की कोशिश करें तो वो हठधर्मी उनकी होगी और उससे मसला लेकिन हल साफ़ी नहीं साहब, होगा। आपको क्या लगता है प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा या मंसूबा, या डेडलॉक आ जाएगा, या कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा इस मंसूबे को? ज़ाहिरी बात है वो इसी शक्ल में इस पे अमल दरामद पे इसरार करेंगे तो उससे तो डेडलॉक भी आएगा और जंग भी जारी रहेगी और मसला जूका तू रहेगा। रीमा, आपको क्या लगता है, क्या असल मंसूबे पर अमल दरामद हो सकेगा आपके ख्याल में? जी शुक्रिया मुबशर। क्रोनोलॉजी एग्जैक्टली क्या है जो मुझे समझ आता है कि एक एग्रीमेंट हुआ मुस्लिम अरब ममालिक के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस कर दी गई नेतन्याहू के कहने पर, और अब असल मंसूबा जो पाकिस्तान, कतर और बाकी अरब ममालिक कह रहे हैं वो उस इनिशियल ड्राफ्ट को कह रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिस पे उनकी एग्रीमेंट थी, और वो जो नेतन्याहू की तरफ से तरामीम की गई उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। मुझे ये क्रोनोलॉजी समझ आती है, या उसके बाद एक और कोई नेगोशिएशन का राउंड हुआ, उसमें मज़ीद कुछ तरामीम तजवीज़ की गई। ये मुझे तो मैंने ये नहीं कहीं रिपोर्टेड पढ़ा, आप शायद मुझे गाइड कर सकें अगर ऐसा मामला है तो अगर हम इस क्रोनोलॉजी पे चलें तो जो आप जिस मुआहिदे की बात कर रहे हैं, जिन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, वो हैं जो
नेतन्याहू की अमेंडमेंट से पहले का ड्राफ्ट है, राइट? जी। सो ऑब्वियसली एग्जैक्टली उस ड्राफ्ट पे तो मेरा ख्याल है जाना मुश्किल है। अब आगे तरामीम हो गई हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस भी कर दी हैं, लेकिन जैसे हमने कल बात की, और मेरा ये मानना है कि जो जंग है वो ख़त्म होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। जिन लोगों की हर रोज़ सैकड़ों लोगों की जान जा रही है वो रुकनी चाहिए। उसके लिए जो भी हो सके वो करना चाहिए एज अ फर्स्ट स्टेप। कुछ महीने बाद सिचुएशन इतनी एग्रीवेट हो जाएगी कि जो लोग बच गए हैं पता नहीं उनके लाइफ स्पैन्स कितने रह जाएंगे गजा में। तो ये एक मामला बहुत एक्सट्रीम अर्जेंसी की तरफ हमें मतलब पुश करता है। तो कुछ ना कुछ अग्रीमेंट तो होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा ये मेरा मानना है कि बहुत सी ऐसी चेंजेस दुनिया में आई हैं, लोगों में आई हैं। जिस तरह फ़लस्तीन को, इजराइल को देखा जाता है, जिस तरह की सैंक्शंस प्रपोज हो रही हैं, जिस तरह के इजराइल को क्लियरली अग्रेसर के तौर पे पेश किया जा रहा है, समझा जा रहा है, अदालतों के बैनुल-अक़वामी फैसले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है इजराइल बैक फुट पे है। और अमेरिका के अवाम की तरफ से, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने सपोर्टर्स की तरफ से पुश किया जा रहा है कि वो जंग बंदी की तरफ जाए। इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि जो भी इजराइल जिस चीज पे भी एग्री कर ले बस हमें उसको वेलकम करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरा ख्याल है इजराइल और अमेरिका को थोड़ा पुश किया जा सकता है एक ऐसे अग्रीमेंट की तरफ जिसमें कुछ फ़लस्तीनियों के लिए भी हो, क्योंकि जो कल 20 नुकात सामने आए थे, मैं अभी भी कहूंगी वो मॉरली, लीगली, हर तरह से बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं। लेकिन ये भी मैं समझती हूँ कि दुनिया आइडियल नहीं है। प्रैक्टिकली ज़रूरत है इस वक्त सीज फायर की, अर्जेंसी की बुनियाद पे। तो उसमें मेरा ख्याल है कुछ चेंजेस करके कुछ एग्रीमेंट तक पहुंचा जा सकता है। ये जो कतर की आपने बात की, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, ये भी दिलचस्प है कि क्या ये कतर पे थोड़ा प्रेशर डालने के लिए है कि वो हमास को मतलब प्रेशराइज करें मजीद कि वो अग्री करें किसी ना किसी सीज फायर या पीस के मुआहदे पे, या ये दिखाता है कि कतर की तरफ से, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुखालफत आ रही है, वो कह रहे हैं हमारे अमेंडमेंट्स ऐड की जाएं, क्या इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कुछ लचक दिखाई जाएगी जो अब हमारे सामने मुआहिदा है उस पर? ये इंटरेस्टिंग सवालात हैं और आने वाले दिनों में हमें इसका जवाब मिलेगा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इस प्लान को आगे लेके जाके कुछ बेहतरी की तरफ लेके जा सकें हम, और इमीडिएट सीज फायर हो और इसराइल की जो फोर्सेस है उनका विड्रॉल हो गजा से। और जो कुछ और मामलात हैं जो वो चाहते हैं हमास से, मेरा ख्याल है हमास को भी लचक दिखानी होगी। अगर वो अपने ही स्टैंड पे खड़े रहेंगे तो मुश्किल है कि आगे हम तो चल रीमा, सके। आपको लगता है कि फिर ये मंसूबे चलती रहेगी? इस मंसूबे में डेडलॉक फिर बरकरार रह सकता है, या ये मंसूबा फेल होने की तरफ जा रहा है, या कुछ अमेंडमेंट्स होके? मेरा ख्याल है वक्त देना चाहिए। एक काफी बड़ा कदम था प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात मुस्लिम ममालिक के साथ, अरब ममालिक के साथ, तो एक हम कोई मूवमेंट तो देख रहे हैं। तो फॉरेन एटलीस्ट मैं नहीं कहूंगी कि अब डेडलॉक आ गया है, लेट्स वेट एंड सी एंड होप फॉर द बेस्ट। मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि इस पे कुछ बेहतरी की तरफ, या इस पे कुछ ना कुछ अग्रीमेंट की तरफ बढ़ा जाए। ऑफ कोर्स इसमें एक बेसिक बात यह है कि क्या गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। मैं आज ये कहूंगी टू बी मतलब पॉजिटिव होने के लिए कि शायद वो भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हल निकले, तो डेडलॉक की तरफ आने पे वो भी कुछ मूवमेंट चाहेंगे इस पे। सो यही कहा जा सकता है। मुबशर, अभी एक पीस फ्लोटिला में इसकी एक आखिरी बात करना चाहती हूँ, वो गजा की तरफ बढ़ रहा है। बहुत अलार्मिंग वहां से भी न्यूज आ रही है कि इजराइल कुछ अटैक करेगा या उनकी सेफ्टी के खदशात हैं। सो आई होप कि इस पे भी दुनिया थोड़ा प्रेशर डाले कि पीस फ्लोटिला को गजा जो है वो इसेंशियल जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो पहुंचा सके। ये भी एक बहुत सीरियस सिचुएशन है अब इस वक्त। सैयद मोहम्मद अली साहब, एक तो जो रीमा भी बात कर रही हैं, और दूसरा हम जिक्र कर रहे हैं जो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है, अमरीकी सदर ने कतर के लिए तारीखी सिक्योरिटी ज़मानत दी है, और कतर पर किसी भी मुसल्लह हमले को अमरीका की सलामती के लिए ख़तरा तस्वुर किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो गुफ्तगू हुई है, अगर शॉर्ट कमेंट मेरा उसमें ये है कि देखें, इसमें 4 चीज़ें बैक वक्त हमें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। पहली बात ये है कि ये सदर ट्रंप का मंसूबा है, एक आइडिया है, ये अभी कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हो गया है।
ये एक आइडिया है, एक प्लान है, और जिस तरह कल भी हमने बात की थी कि इसमें एक रे ऑफ होप क्रिएट हुई है कि जो नस्ल कुशी है फ़लस्तीनियों की वो बंद हो सके। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई हतमी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो मसला फ़लस्तीन का हल है वो कोई फ़ौरी तौर पे या नियर फ्यूचर में हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि इसमें सदर ट्रंप का जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस वजह से है कि हम भी उनको सपोर्ट कर चुके हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और वो दुनिया में एक पीस मेकर के तौर पे अपना एक इमेज बनाना चाह रहे हैं। और चौथा पॉजिटिव पार्ट ये है, जिस तरह अभी कहा भी गया, कि ये एक कम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव प्रोसेस है। इसमें मुसलमान और अरब ममालिक भी शामिल हैं, इसमें मगरबी ताकतें भी शामिल हैं, और एक केयरफुल कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए हम ये आगे बढ़ रहे हैं अमन की जानिब। अच्छा, अब दो हक़ाइक़ जो हैं वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। एक तो ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल है, और दूसरा ये कि जो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट है। और स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि बुनियादी तौर पे जो इस डील के लिए डाइवर्जेंट पॉइंट्स हैं, जिसके ऊपर फौरी तौर पे अग्रीमेंट होना मैं समझता हूँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी। वो हमास की जानिब से ये तवक्को कि वो फौरी तौर पे डिसआर्म कर देगी, या यकमुश्त उनके पास जो 250 या 251 के करीब जो इसराइली कैदी हैं फौरी तौर पे वो रहा कर देंगे। इस वक्त आज सुबह 3 जो अहम तरीन मुल्क हैं जिनका इन्फ्लुएंस है हमास के ऊपर, मिस्र, तुर्की और कतर, इनके साथ हमास की मीटिंग हुई है दोहा में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आप देखेंगे ये तीनों मुल्क अमेरिका के भी करीब हैं और बैक वक्त हमास के ऊपर भी असर और रसूख रखते हैं। हमास के जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो दोहा में भी हैं, और कुछ लोग जो हैं वो तुर्की में मुकीम हैं। तो इस वक्त जो तीनों बड़े ममालिक हैं जो कि असर रसूख रखते हैं हमास के ऊपर, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमास जो है इन चीज़ों पे रजामंद हो जाए। लेकिन जिस तरह भी रीमा साहिबा ने कहा, मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि अगर ये फौरी तौर पे ये एक्सपेक्टेशन थी कि जनाब ये जो 20 पॉइंट्स सदर ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं वो मनवन मान लिए जाएंगे फौरी तौर पे अगले 96 घंटे में, तो ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, कॉम्प्लेक्स मामला है। और फौरी तौर पे हमास जो है अपने जंगी सलाहियत से और अपना जो लेवरेज है मेजर जो उसके कैदी हैं उनसे दस्तबरदार हो जाएगी। ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, और मैं समझता हूँ किसी न किसी हद तक लचक अमेरिका को, इसराइल को और हमास को दिखाना पड़ेगी ताकि हम अमन की जानिब बढ़ सकें। क्योंकि जो इनिशियल रिएक्शन हमास की तरफ से आया था उसमें ये दिखाया गया है कि वो कोई बहुत ट्रस्ट तो नहीं करते हैं इस मंसूबे पे, क्योंकि अमेरिका को वो सपोर्टर समझते हैं इसराइल का। और हमास के अंदर भी 2 मकातिब फ़िक्र मौजूद हैं। जो उसका पॉलिटिकल विंग है जो कि दोहा में बेस्ड है, वो ज़्यादा रिकन्सिलिएटरी और मुज़ाकरात की तरफ माइल है, लेकिन जो उसका मिलिटेंट विंग इस वक्त मौजूद है गज़ा में, वो रिलक्टेंट है, वो फौरी तौर पे अपनी जंगी सलाहियत और कैदियों को देने में रिलक्टेंट है, क्योंकि वो समझते हैं कि मुज़ाकरात पे इसराइल और अमेरिका आए ही इसीलिए हैं क्योंकि हमने ये अपना लेवरेज बरकरार रखा है। तो अगर हम इसको गिव अप कर देंगे तो फिर हमसे मुज़ाकरात करने का मतलब ये है कि बेसिकली हम अपने सरेंडर पे साइन कर देंगे। तो एक उम्मीद की किरण है, लेकिन मैं शॉर्ट कमेंट मेरा कंक्लूजन में ये है कि बिल्कुल मनवन 20 पॉइंट्स का अगले 3-4 दिन के अंदर सबका अग्री कर जाना ये अनरियलिस्टिक होगा। इसमें सबको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और मोहतात और केयरफुल तरीके से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है शहजाद, आपसे भी यही सवाल, और इसमें जब से मंसूबे का ऐलान किया गया है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तब से लेके अब तक इसराइली हमले भी जारी हैं। अब तक 59 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। एक तो ये बात अफसोसनाक बात, और ये सिलसिला जारी है। क्या आपको लगता है असल मंसूबे पर अमल दरामद हो सकेगा, ये जो 20 नकाती मंसूबा है? जी मुबशर, बहुत शुक्रिया। आप देखें असल मंसूबा कौन सा है, क्योंकि एक प्लान जो कि पाकिस्तान समेत अरब ममालिक ने दिया था, हमारे यहाँ तो उसी पर बात हो रही थी। और कल जब इसहाक डार साहब ने बताया कि ये वो मंसूबा नहीं जो शेयर किया गया था, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उन्होंने तो ये हिंट किया कि चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल खबरें हैं वो यही थी कि नेतन्याहू ने अपनी मर्जी की शिकें उसमें शामिल की हैं, खासतौर पर जो IDF के इनखला वाला मामला है। क्योंकि अगर आप देखें जो प्रेस रिलीज आया था फॉरेन मिनिस्टर्स का 3-4 ममालिक का, उसमें पाकिस्तान भी है,
उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि कंप्लीट विड्रॉल ऑफ आईडीएफ, जबकि इस एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी। तो मेरे ख्याल से एक तो हमने बहुत जल्दबाजी की, वजीर आजम को फौरी तौर पर तारीफें नहीं कर देनी चाहिए थी डोनाल्ड ट्रंप की, जब तक इस प्लान पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं हो जाता, क्योंकि अभी तक तो हम हमास का भी वेट कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं पता कि अब इस प्लान में क्या मजीद कोई गुंजाइश है। एक मरतबा अगर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू उस पर इत्तेफाक कर चुके हैं, क्या वी कैन गो बैक, और वो शिकें जो कि अरब ममालिक ने डाली थी वो इसमें शामिल हो सकेंगी, या हमास अगर कुछ इस पर नेगोशिएट करना चाहता है या अपना कोई प्रपोजल देना चाहता है, क्या उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। आई डोंट नो अबाउट दैट। मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर ट्रंप और नेतन्याहू एग्री कर गए तो शायद मामला इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। इस पर जो अरब ममालिक है वहां पे भी बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज थी। आई गेस टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि एक जगह ये बताया जा रहा था कि कतर ने भी हमास के साथ ये प्लान शेयर कर दिया, जैसे कि अभी अली साहब बता भी रहे हैं, लेकिन फिर कतर के भी रिजर्वेशन थे कि वो मंसूबा नहीं है। इसी तरह कल ये भी खबर आई कि जो सऊदी काबीना है उसने भी इसका अप्रूवल दे दिया है, लेकिन फिर इंटरनेशनल मीडिया ये भी कोट कर रहा था कि सऊदी अरब को भी रिजर्वेशन थे, वो चाहते थे कि जो प्लान ट्रंप साहब रिलीज करना चाह रहे हैं वो ना करें, उसको विदहोल्ड करें जब तक जो चेंजेस या जो इत्तेफाक राय जिस पर आता वो प्लान सामने नहीं आता। तो मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें हैं, लेकिन देखिए मेरा इस पे जो टोटल पूरी राय जो है ना, वो इसीलिए मैं इसको बड़ा कॉशियसली देख रहा हूँ। मेरे कुछ खदशात भी हैं। एक तो हमें पता है कि इसराइल की तारीख अच्छी नहीं रही है, वो उन्होंने मुआहदे किए हैं उससे पीछे हटते रहे, जिसमें ऑस्लो अकॉर्ड हुआ 1993 में, वो उससे भी पीछे हट गए। अभी जो जनवरी फरवरी में आपने देखा था कि जंग बंदी के हवाले से एक मुआहदा हुआ था जिसमें दोनों तरफ से कैदियों को रिलीज करना था, वो मुआहदा भी इसराइल ने तोड़ा। तो एक तो इसराइल का ये ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। देखिए आई एम ऑल फॉर इट। मेरे ख्याल से प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए इंसानी जान बचाना, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। एक जान भी जाया हो उसको आपने किसी तरीके से खत्म करना, ये सिलसिला जो है कत्लो गारत का, जेनोसाइड का, तो आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन सवाल ये कि क्या इस अग्रीमेंट से हम उसके करीब पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं मुबशर, क्योंकि मैंने ये अपने शो पे डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई हैं। इस वक्त जो फलस्तीनी जो आईडीएफ फोर्सेस के हाथों मारे जा रहे हैं ना, उनको भी जब भूख और प्यास में खाना पीना चाहिए होता है ना, तो वो जाते हैं उन्हीं ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जो कि इसराइल के कंट्रोल में है, वहां से वो खाना पीना लेने जाते हैं। उनको पता होता है कि जब वो वहां पे जाएंगे आईडीएफ उनके फायरिंग करके उनको कत्ल कर सकता है, और ये हुआ भी है। बच्चे भी मारे गए उन्होंने, इजरायली सोल्जर्स वहां पे हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके इंटरव्यूज हैं कि वो बच्चे लेने आए खाना और उनको वहां पे मार दिया। तो इसका मतलब तो ये है ना कि फलस्तीनियों के लिए भी जो सर्वाइवल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो अगर किसी तरह ये जंग बंदी होती है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे कुछ रिजर्वेशन जो इसके अलावा भी है, मैं आपको बताता चलूं कि देखिए इसमें पूरे डॉक्यूमेंट में हमास के हवाले से है कि उन्होंने अपने आप को डिसआर्म करना है, वो कंट्रोल नहीं करेंगे, वो गवर्न नहीं करेंगे गजा को। लेकिन इसराइल के हवाले से ना तो अब तक उन्होंने जो हैवानियत मचाई है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, और आइंदा अगर वो कुछ इसकी वायलेशन करते हैं इस प्लान की, इस एग्रीमेंट की, उस हवाले से भी कुछ नहीं लिखा गया इसमें। यहाँ पे एक जो मामला इस वक्त है वो आईडीएफ फोर्सेस का है। मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 16 जो कि आईडीएफ के विड्रॉल की बात करता है, वो बहुत वेग है कि आईएसएफ आएगी, अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी, माइलस्टोन अचीव होंगे, और इसराइल के लिए गजा किसी किस्म का थ्रेट नहीं रहेगा, तब आईडीएफ का इनखला होगा, वो भी बॉर्डर पे उस वक्त भी वो रहेंगे। अब ये तो इतनी सब्जेक्टिव बात है, ये कौन डिटरमिन करेगा, इसका फैसला कौन करेगा कि अब इसराइल को खतरा है या नहीं है गजा से। तो मेरे ख्याल से ये एक और ऐसी चीज है जिस पर अरब ममालिक को पाकिस्तान समेत इस पे प्रेशराइज करना चाहिए था कि आईडीएफ का जो विड्रॉल है वो फौरी तौर पे हो। फिर वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन का कोई इसमें जिक्र नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि इसराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करेगा, इस डॉक्यूमेंट में उसका जिक्र नहीं है। और हम एक उम्मीद पर हैं कि शायद क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दी तो उसके बाद इसराइल आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमें पता है कि इसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और वो इंक्रोच कर रहे हैं वेस्ट बैंक में। फिर देखिए डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका वो वाहिद मुल्क है अब यूएनएससी में जो आके बार बार जंग बंदी के ऊपर वीटो करता है। हम डोनाल्ड ट्रंप पे फिर भी ट्रस्ट कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ही इन्फ्लुएंस है या फिर इसराइल का इन्फ्लुएंस है, वाइस वर्सा ऑन अमेरिका। लेकिन वो दोनों इत्तेहादी हैं, शायद इसराइल किसी और की बात नहीं सुनेगा, डोनाल्ड ट्रंप की सुनेगा। तो चले ठीक है, उनको हमने इस नेगोशिएशन में तो शामिल किया, बट जो बोर्ड ऑफ पीस है उसकी सरबराही आप डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं, जिसके बारे में हम और आप बैठ के आप बात करते रहते हैं कि आज वो ये कहते हैं तो कल वो कुछ और कहेंगे, उनकी पॉलिसी बदलने में टाइम नहीं लगता। टोनी ब्लेयर के ऊपर तो सवाल ये है कि क्या जो वॉर क्राइम्स उन्होंने किए हैं उसके ऊपर उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, या उनको पीस मिशन के तौर पे या पीस एस्टैब्लिश करने के लिए उनको गजा में भेज दिया जाए। क्या कोई अरब ममालिक में से कोई और शख्स नहीं हो सकता था
क्या यूएन के परव्यू के अंडर इसको नहीं डाला जा सकता था? कल इसहाक डार साहब ने कहा देखिए हम तो अपनी नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे ना, कोई नहीं कह रहा कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इन तमाम 8 ममालिक के वो वहां पे चले जाएं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे शख्स को नहीं जो है अपॉइंट कर सकते थे जिसके लिए हमें पता हो कि गजा का मफाद और गजा के लोगों का मफाद, इंसानी जानों का मफाद उनके लिए प्रायोरिटी होगा? क्योंकि फ्रैंकली ना डोनाल्ड ट्रंप के करियर में हमें वो नजर आया है, ना जिनके लिए हम पीस अवार्ड मांग रहे हैं उनके उसमें वो नजर आया है। बड़ा आसान था, अगर इंसानी जान का दर्द होता ना तो अमेरिका बार बार वीटो नहीं कर रहा होता। तो इसमें ऑब्वियसली सियासत इन्वॉल्व है, ट्रंप साहब के अपने मफादात इन्वॉल्व है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसानी जान का किसी को यहाँ पे फिक्र है और उस वजह से जंगबंदी हो रही है, वरना वो तो यूनाइटेड नेशन में या यूएस अपनी सपोर्ट विड्रॉ करके आराम से इस जंग को रुकवा सकता था। दे डिड नॉट डू इट। तो मुझे इस पे बड़े कंसर्न्स है, खदशात है, उम्मीद करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन हो। और ये मेरे ख्याल से अब अगर हम देखिए, एक तो अगर हम इस पे इफ दिस इज द बेस्ट वी कुड नेगोशिएट, तो हमें मान लेना चाहिए कि हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत बेबस हैं। इसको ओवरसेल करने की ना कोशिश करें कि हमने कोई बड़ा जबरदस्त प्लान बना के बेचा है और ये एक आइडियल चीज है। नहीं, ये फिर एक कॉम्प्रोमाइज है, एक सरेंडर है, क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। और ये हमारे लिए यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही अफसोस की बात है, एक बेबसी की बात है और कमजोरी है हमारी कि हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और अब अगर कुछ इससे ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम इस पे जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करें एटलीस्ट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कि हमास अगर नहीं मानता, नहीं कन्विंस होता तो इसराइल को फिर खुली छूट होगी। क्या उनके बयान का ये मकसद है कि आगे फिर मजीद हमले होंगे? इस पर डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सलीम साफी साहब, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास अगर नहीं कन्विंस होता, नहीं मानता तो फिर इसराइल को खुली छूट होगी। फिर क्या इस बयान से यह समझा जाए कि इसराइल आगे फिर मजीद हमलों की धमकी है? ये देखिए, ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी अजीब पोजीशन बन गई है। एक तरफ वो मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ वो फरीक है और इसराइल का साथी है, इसराइल का सरपरस्त है। और ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। एक बंदा या फरीक होता है या फिर वो सालिस होता है। ये जो उनका बयान है कि अगर हमास ने 3-4 दिनों में इसको नहीं माना तो फिर बहुत बुरा होगा, तो सालिस धमकियां नहीं दिया करते कभी भी। और उससे लगता है कि उनके ख्यालात भी हमास के बारे में वही है जो कि नेतन्याहू के हैं। लेकिन हमास के बग़ैर मसले का हल कभी भी नहीं निकल सकता। हमास न सिर्फ ये कि वहाँ के फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा जमात है, बल्कि गज़ा का कंट्रोल उनके हाथ में था। अब आप उनको मुकम्मल उस तरह निकाल दे पूरे प्रोसेस से, तो ये तो नहीं हो सकता। ट्रंप का मसला इस वक्त ये है कि एक तरफ वो अमन भी लाना चाहता है कि कोई फार्मूला सामने आ जाए और उसको नोबल पीस प्राइज़ मिल जाए। दूसरी तरफ उसका मसला ये है कि अरब ममालिक को इग्नोर करना भी उनके लिए इतना आसान नहीं है कि सब अरब ममालिक और पूरी इस्लामी दुनिया को इग्नोर करके कोई हल मुसल्लत कर दें। और तीसरी तरफ वो नेतन्याहू को भी ना नाराज़ कर सकते हैं, ना उनको बाईपास कर सकते हैं और ना उनसे कोई एक ख़ास हद से ज़्यादा चीज़ें मनवा सकते हैं। तो इस वक्त वो ख़ुद भी एक कंफ्यूज पोजीशन में हैं। लेकिन ये उनको याद रखना चाहिए कि जब तक कि मामले के तमाम फरीक और बिलखसूस हमास जिस हल पे आमादा ना हो, तो उसमें मेरे ख़्याल में उससे फिर हमें अमन की तवक्को नहीं करनी चाहिए, उससे अमन नहीं आ सकता। और उसके लिए ज़रूरी है कि अभी हमास के ज़रिए जो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, तो हमास के कंसर्न्स को भी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो उस तरह कल हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि नेतन्याहू के मुतालिबात को और इसराइल के मुतालिबात को और इसराइल के ख्वाहिशात को और उसके तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा गया है। और हमास से मुतालिबात है, हमास से चीज़ें मनवानी हैं और उसके जवाब में इसराइल से ये भी नहीं मनवाया गया है कि उनकी फ़ौजें फौरी तौर पर निकलेंगी और फौरी तौर पर जंगबंदी करेंगी। तो इसमें अगर ट्रंप हमास और इस्लामी ममालिक की तजावीज़ को कुछ ना कुछ एकमोडेट करे और उसको नेतन्याहू से मनवा दे, तो सिर्फ उस सूरत में अमन आ सकता है। सही। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको क्या लगता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि अगर हमास ना माना तो फिर इसराइल को खुली छूट होगी?
देखें, अगर गैर जानबदाराना अंदाज में देखा जाए, जिस तरह अभी सलीम साहब ने भी कहा कि जो सियासी और तज़वीराती अहदाफ और मकासद हैं डोनाल्ड ट्रंप के और नेतन्याहू के, वो तो एक ही हैं। उनकी पॉलिसी और उनका मेथड डिफरेंट है। वो ब्रूट फोर्स यूज़ करते हैं नेतन्याहू साहब, और आपने अगर इनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो पिछले 2 साल में, कई जब भी अमेरिकी सदर और इजरायली लीडरशिप के दरमियान बात हुई है, तो दोनों ने हमेशा यकज़बान होकर ये कहा है कि फ़लस्तीन का जो मुस्तक़बिल है वो जो भी हो, उसमें हमास की कोई जगह नहीं है। हमास का कोई सियासी और फ़ौजी मुस्तक़बिल ना अमेरिका चाहता है, ना इसराइल चाहता है। अब इस चीज़ को जंग के ज़रिए से इसराइल हासिल करना चाहता है, जबकि मुज़ाकरात के ज़रिए से डोनाल्ड ट्रंप साहब हासिल करना चाहते हैं। इशू पीस नहीं है यहाँ पे, इशू ये है कि पीस ऑन हुज़ टर्म्स। अमेरिका और इसराइल के नज़दीक अमन का मतलब ये है कि एक ऐसी फ़लस्तीनी हुकूमत कायम की जाए जो कि उनकी प्रॉक्सी हो, उनकी मर्जी के मुताबिक पॉलिसीज़ बनाए, जो कि कमिटमेंट दे कि इसराइल को उनसे कोई ख़तरा नहीं होगा, उसकी जो बस्तियां जो मकबूजा जगह पे मौजूद हैं उनको भी कोई थ्रेट नहीं होगा। आप देखें पहले ही शिफ्ट क्या है 20 पॉइंट्स में जी, डी रेडिकलाइजेशन की जाएगी फ़लस्तीनियों की। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन रेडिकल है कौन रेडिकल नहीं है? ये इसराइल डिसाइड करेगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब डिसाइड करेंगे, टोनी ब्लेयर साहब डिसाइड करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो एक्सपेक्टेशन इस डील या इस प्लान में है, वो 2 बातें बुनियादी तौर पे अपने डेथ वारंट पे हमास खुद साइन कर दे। यानी कि वो मान ले कि जी उनका ना सियासत में कोई फ्यूचर है फ़लस्तीन के अंदर, ना और वो फ़ौजी और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी से भी दस्तबरदार होंगे, हथियार भी वो गिव अप कर देंगे, वो इनखला भी मान लेंगे, और तमाम अपना जो बारगेनिंग चिप उनके पास 250 के करीब जो इसराइली यरगमाल हैं उनको भी गिव अप कर देंगे। तो भाई इन रिटर्न आप उनको क्या इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं? और आप कह ये रहे हैं कि अगर ये 3 कंडीशंस आपने अगले 96 घंटे में नहीं मानी तो फिर इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, यानी कि मज़ीद जुल्म और मज़ीद नस्लकुशी की जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हकीकत पसंदाना अंदाज में देखा जाए कि इसमें एज अ स्ट्रेटेजिक निगोशिएटर दोनों पार्टीज के दरमियान एरिया ऑफ कन्वर्जेंस कोई मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। देखें मुस्लिम दुनिया क्या चाहती है, आलमी राय आमा क्या चाहती है, फ़लस्तीनी अवाम क्या चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी जान माल इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस वक्त जो 2 मुताहरिब कुव्वतें हैं वो हमास और इसराइल है। क्या उनके दरमियान कोई एरिया ऑफ कन्वर्जेंस है जिसके ऊपर वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे अग्री कर जाएंगे? कि और मैं समझता हूँ कि एक आखिरी पॉइंट, जो हमास का भी जो पॉलिटिकल कैपिटल है या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उससे कैसे दस्तबरदार हो सकती है? वो उसका लेवरेज ही उसका मिलिटेंट विंग है, और इसीलिए जो मिलिटेंट विंग है हमास का वो अग्री नहीं कर रहा उसके पॉलिटिकल विंग से कि जनाब हम अगर फौरी तौर पे अपनी जंगी सलाहियत और कैदियों को वापस कर देंगे तो फिर हमारे पास रह क्या जाएगा? वो क्या कंडीशन होगी, क्या गारंटी होगी कि हम इसराइल को पाबंद करेंगे कि वो डिसाम भी करे, वो इनकला भी करे और मजीद वायलेंस ना करे? दूसरी जानिब खुद नेतन्याहू साहब की भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इंतहा पसंद जो सेहूनी है उनकी है, और अगर वो कोई ज़्यादा स्पेस और रिकन्सिलिएशन की तरफ जाते हैं फ़लस्तीन की तरफ तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वीक होते हैं। ही लुक्स वीकर बिफोर द हार्ड लाइनर एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट, जो कि वो सियासी तौर पे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आखिरी बात ये कि मैं समझता हूँ दोनों के दरमियान एरिया ऑफ कन्वर्जेंस इस वक्त मैं कॉम्बैटेंट साइड की तरफ दरमियान देख नहीं रहा हूँ, और बहुत प्रीमेच्योरली इसको सेलिब्रेट करना मैं समझता हूँ गैर मोहतात तवक्को है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों की जान माल और इज्जत बचे, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइसिव फैक्टर ये है कि नेतन्याहू साहब और हमास की लीडरशिप खुद अग्री करें कोई कॉमन स्पेस के ऊपर। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब के चाहने से मैं समझता हूँ कि ये प्रैक्टिकली अचीवेबल इस मौजूदा सूरत में शायद नहीं होगा। सही। रीमा, आपको क्या लगता है, एक तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान और अरब ममालिक का आप क्या किरदार देख रही हैं? क्या हमास को कन्विंस करना अरब ममालिक के किरदार में शामिल होगा या हमास के मुतालिबात आगे पहुंचाना? दोनों ही रोल्स उन्हें प्ले करने होंगे, लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है
ये कुछ ऐसा दिखाता है कि कतर पे ज़्यादा प्रेशर है कि वो हमास को कन्विंस करे कि वो ज़्यादा सरेंडर करें। दो चीज़ें और मैं कहना चाहती हूँ। पहला, मैं इस खुशफहमी में नहीं हूँ कि अगर किसी भी अग्रीमेंट पे अमल दरामद शुरू भी हो जाता है तो वो हमें पीस की तरफ लेके जाएगा। अब यस, इट्स ट्रू, सबकी डेफिनेशन पीस की मुख्तलिफ है, लेकिन मेरा ख्याल है जेनोसाइड बंद होके एक गुलामी की ज़िंदगी फ़लस्तीनी शायद जी सकेंगे, लाइफ विद डिग्निटी, जिसमें उनके पास डेमोक्रेसी होगी, अपनी सिविल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, होप्स, एस्पिरेशंस, ड्रीम्स होंगी, वो मैं नहीं देख रही। बहुत बदकिस्मती से ये सिचुएशन है। सो चॉइस है गुलामी की वर्सेस नस्ल कुशी की, मेरी नज़र में, एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। दूसरी चीज़ ये, मैं एक और रिपोर्ट पढ़ी थी, अब मुझे नहीं मालूम वो किस हद तक दुरुस्त है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कह दिया कि अगर हमास अग्री नहीं करता तो इजराइल जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसका भी एक प्लान है कि जो एरिया गजा में इस IDF के कंट्रोल में है, वहाँ पे इस प्लान की जो बाकी शिकें हैं उन पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा, और जहाँ पे अभी भी हमास का थोड़ा कंट्रोल है, IDF का नहीं है, वहाँ पे जो है जंग, आप कह लें नस्ल कुशी, जारी रहेगी। तो इस तरह के और भी प्लान्स हैं, प्लान B, C, जिस पे शायद काम हो रहा होगा, एटलीस्ट जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके मुताबिक। सही। शहजाद, आप क्या कहेंगे? एक तो अमरीकी सदर का ये बयान, और फिर अरब ममालिक का क्या किरदार देख रहे हैं? एक मैं हमास के वाले से बात करना चाहूंगा। हमारे सामने दो सवाल हैं। क्या हमास इसराइल को शिकस्त देकर यहां से उनका इनखला करवा सकता है? बिल्कुल नहीं करा सकता। क्या हमास फलस्तीनियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ गारंटी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, वरना ये 65,000 लोग ऐसे ही तो नहीं मारे जाते ना। तो मुझे हमास के डिसाम होने में कोई एतराज़ नहीं हो। मेरे ख्याल से अब तो अरब ममालिक भी इस कंसेंसस पे हैं कि हमास को डिसाम होना चाहिए। इवन जो हमने देखा यूरोपियन ममालिक जिन्होंने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया है, वो भी हमास को जो है कंडेम करते हैं, उनका जो 7 अक्टूबर का एक्ट था। तो हमास को तो डिसाम आप बेशक करें, लेकिन बराबरी किस तरह होना चाहिए ना कि जो IDF है फिर वो भी वहां से निकले। तो हम यही कह रहा था कि कम से कम हम इतना तो इसमें इस्टेब्लिश करवा देते या ये चीज डलवा देते प्लान में कि फिर जो इसराइली फोर्सेज हैं उनका इनखला भी फौरन होगा ना। वो उस तरीके से उसमें नहीं है। बहुत ही सब्जेक्टिव बात है, शायद इसराइल बाद में मना कर दे, क्या पता 6 महीने में हमास तो बिल्कुल खत्म हो जाए, वो डिसाम भी हो जाए, इसराइली कहते कि हम वहां से नहीं निकलेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखेंगे कि वो जो है इसको बावर करवाएगा इस प्लान को। मतलब इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी, इसराइल ने बर्बरियत की, लोगों को मारा, मलबे का ढेर बना के रख दिया एक गजा को, और फिर हम वो उसके इत्तेहादी को वहां लाके बैठा देंगे कि अब ये पीस वहां पे इंश्योर करेगा और ये बोर्ड ऑफ पीस चलाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें एक बड़ी कॉन्ट्रोडिक्शन है। जो हकीकत पसंद वाली बात अली साहब कर रहे थे, वो तो यही लगता है ना कि मतलब एक मुल्क है जिसके पास लाइसेंस टू किल है, वो अकाउंटेबल भी नहीं है, वो लोगों को मारे, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। इस प्लान में भी उसके हवाले से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हमास ने अग्री नहीं किया तो जो मजलूम फलस्तीनी भी है उनको भी मारा जाएगा, बट अगर इसराइल वायलेट करता है इस प्लान को तो फिर क्या होगा? कोई कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए होंगे या नहीं होंगे? सही बात। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी जानिब से जो सवालात किए गए हैं हमारे तज्ज़ियाकारों से, वो शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और YouTube पर जो आपकी जानिब से सवालात किए गए हैं हमारे तज्ज़ियाकारों से, वो शामिल करेंगे। रीमा, आपसे ये सवाल पूछा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कम उम्र लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दी है, जबकि कम उम्री की शादियों से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने की सिफारिश भी की है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मुबश्शिर, जो चाइल्ड मैरिज वाला मामला है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और अक्सर हमारी जो मेन स्ट्रीम में डिबेट होती है, मेरा ख्याल है वो उस कम्प्लेक्सिटी को सही तरह से सामने नहीं ला सकती। हम बात करते हैं जैसे इस्लामाबाद में जब कानून पास हुआ जिसमें लड़कियों की भी शादी की एज को 18 कर दिया गया, तो हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। इसमें हम बात करते हैं सज़ाएं बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उनके लिए जो कम उम्र शादी पे करवाते हैं, और इस पे हम बहुत फोकस करते हैं, सज़ाओं पे और उम्र पे। लेकिन अगर आप असल में देखें मसला क्या है, सिंध में बहुत अरसे से बच्चों दोनों की उम्र 18 साल है शादी की, लेकिन वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि पहली बात, अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रही है, इसको आप रोक नहीं पाते, ठीक है? इन कवानीन से आप शादियों को नहीं रोक पाते। ये शादियां वॉइड नहीं होती हमारे कानून के मुताबिक। अब आप खुद सोचें, शादी हो गई, अगर आप उसको वॉइड कर दें तो और बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं जो आपको नज़र आएंगे।
क्या बच्चियां जो हैं कभी खुद रहती हैं, क्या उनकी अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएं तो बच्चे की क्या हैसियत होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसमें। तीसरी चीज़ ये है, सिंध में हमने ये देखा है कि ज़्यादातर जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ तब माँ बाप जाते हैं जब बच्चे अपनी पसंद से शादी करते हैं, कम उम्र हैं लेकिन पसंद से शादी करते हैं। पोस्ट मैरिज में हम देखते हैं ना लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से, ना ऑब्वियसली फैमिली की तरफ से कुछ भी अकाउंटेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाता है। तो इन सब मामलात को देखते हुए मैं तो ये कहूँगी प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इसका हल है। आपको कम उम्र शादियों को रोकना है, और वो आप किस तरह रोक सकते हैं? आपको सोसाइटल चेंज की ज़रूरत है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी ममालिक में भी आप देखें, सबसे बड़ा आपके पास जो हथियार है वो प्रिवेंशन है। बच्चियां अपनी पसंद से भी क्यों कम उम्र में शादी करना चाहते हैं, माँ बाप के पास वो क्या वजह है जो वो ज़बरदस्ती की शादियां करवाते हैं, आपको उनको रोकना है। शादी एक बार हो जाए तो फिर कानूनी तौर पे उसमें सजाएं देना वो बहुत पेचीदा मामला हो जाता है। तो मैं ये कहूँगी हमें अपने डिस्कोर्स में ये मामलात भी लाने चाहिए, सिर्फ उम्र पे और सजाओं पे फोकस नहीं करना चाहिए। शहजाद, आपके लिए ये सवाल आया है यूट्यूब पर कि मरियम ने बयान दिया है कि मेरा पानी मेरा पैसा, किसी को इससे क्या तकलीफ है? पंजाब को मशवरा देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। इस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से कड़ी तनकीद की गई है जो अब भी जारी है। शहजाद साहब, आपसे सवाल है, क्या मरियम नवाज को ऐसा बयान देना चाहिए था? ये सवाल। नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। इस तरह तो कोई भी सुबह उठ के बता सकता है, कल को बलूचिस्तान कहेगा हमारी गैस है हम कहीं नहीं देंगे, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कह सकता है कि हाइडल का पानी जो है वो हमारा है, हम उसको। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। मतलब जो एक जंगी सूरत हाल है उसमें अगर वो पानी पाकिस्तान का रोकते हैं तो वहां से तो हम इस किस्म के बयानात एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि एक जो चोलिस्तान की नहरों वाला मामला था जिसमें उस वक्त नून लीग ने कोई बड़ी पोजीशन नहीं ली थी, उन्होंने कहा था कि जो कुछ होगा हम पीपल्स पार्टी से बातचीत करके उस मसले को हल करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नून लीग और बिलखुसूस जो उनकी पंजाब हुकूमत है, मरीम नवाज साहिबा, वो उस पर एक पोजीशन लेना चाह रही हैं नहरों के मामले पर, क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त जो मामला था वो टल गया था। ऐसा नहीं था कि वो प्लान खत्म हो गया था। मेरे जराई बताते हैं कि ऑब्वियसली जो लोग इंटरेस्टेड है इस नहरों में बनाने में, वो अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। तो मेरे ख्याल से अब मरियम साहिबा उस पर एक पोजीशन ले रही है। ये बात बड़े अच्छे तरीके से भी की जा सकती है। एक पाकिस्तान का ही मामला है, जो साउथ राइपेरियन इलाके हैं उनका एक सिंध का जो इलाका है, लोअर राइपेरियन इलाके जो है उनका एक ये इशू जरूर है कि अगर पानी जो है नहरों की वजह से रुकता है तो उनको शायद उनके हिस्से का पानी ना मिले। मेरे ख्याल से इसको जो है आराम से बैठ के बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर सवालात शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सलीम साफी साहब, आपके लिए यूट्यूब पर यह सवाल आया है कि अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। चहमगोइयां हैं कि इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर की सरजनिश भी की गई। क्या आपके पास इस हवाले से कोई इतलात हैं? नहीं, मेरे पास कोई इतला नहीं है उन दोनों के मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनकी सरजनिश हुई या उनको शाबाश दिया गया। लेकिन अमलन जो नतीजा निकला है उससे तो मेरा गुमान होता है कि अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया है, क्योंकि मुलाकात के बाद अली अमीन ने अपने 2 जो बज़ाहिर उनके मुखालिफ कैम्प के समझे जाते थे 2 वज़रा को फारिग कर दिया है। तो उनका हौसला तो मज़ीद बढ़ा है। तो उससे तो लगता है कि इमरान खान साहब की तरफ से उनको शायद शाबाश मिली होगी। सही। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके लिए यूट्यूब पर जो सवाल आया है कि कोयटा में FC हेडक्वार्टर पर होने वाले खुदकुश धमाके और दहशतगर्दों के हमले को आप बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको बलूचिस्तान के साथ साथ जो मई में पाक भारत जंग हुई उसके तनाजुर में ज़्यादा अहमियत दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मई की जंग के बाद जो भारतीय सियासी और फौजी क़यादत है उसको ये काफ़ी ज़्यादा एहसास और यकीन हो चुका है कि रवायती या तस्वीराती एतबार से बराह रास्त पाकिस्तान के साथ एक रवायती जंग जो है वो एक वाइबल अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं है।
तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दहशतगर्दी की पुष्टपनाही और सरपरस्ती ज़्यादा इफ़ेक्टिव पॉलिसी ऑप्शन है। और इसीलिए आपने देखा कि पिछले 3 माह में मुख्तलिफ दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनकी कार्रवाइयों में कुछ इजाफा हुआ है, तेज़ी आई है, जिसमें ये हमला भी शामिल है, जिसमें FC हेडक्वार्टर का आपने बताया। तो मैं समझता हूँ हमारे जो इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो डेफिनेटली अपनी कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं इस दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो काइनेटिक ऑपरेशन है वो इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन काफ़ी नहीं है। उसके लिए यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ खुसूसन जो KP और बलूचिस्तान की हुकूमत है और उनके जो सिविलियन कानून नाफिज करने वाले इदारे खुसूसन लेवीज़ हैं या FC हैं, उनकी मैं समझता हूँ कारकर्दगी, मोराल और सलाहियत में अभी काफ़ी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मतलब हमारी सिर्फ फ़ौज ही जो है वो वाहिद लाइन ऑफ डिफेंस क्यों है? क्योंकि फ़ौज एक ऑपरेशन करती है, क्लियर करती है, फिर वापस अपनी बैरक्स में चली जाती है। लेकिन जो सिविलियन कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तो हर वक्त मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह मौजूद होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने कोई दहशतगर्दों का कला कमा किया भी है किसी कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में, तो उसको देरपा इस्तेहकाम और सलामती उस इलाके में अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि उसके बाद एक फॉलो अप रीइंफोर्सिंग ऑपरेशन जो है वो हो, और ताकि अमन जो है उसको देरपा बनाया जा सके। उसमें पुलिस का, FC का, लेवीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अली साहब, सलीम साफ़ी साहब, शहजाद साहब, मीमा उमर साहिबा। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।